Hello friends, welcome to an academy. This is me Dr. Siddharth Arora and friends, आज is a very big day because आज मैं बोल तो बहुत टाइम से रहा था, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक्चुअली क्विज लेकर आया हूं, एक्चुअल क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं फ्रॉम वन collection of questions which we at an academy are very proud of. हमने बहुत हार्ड वर्क किया है टू प्रिपेयर फॉर यू द प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स. सो बहुत सारे हमारे लर्नर फ्रेंड्स, और जरूरी भी है ओके कि वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं और करना भी चाहिए, बट रेलेवेंट क्वेश्चंस, ऑथेंटिक क्वेश्चंस, एक्यूरेट आंसर्स, उनकी एक्सप्लेनेशंस, ये सब चीजें इन मोस्ट केसेस वी डिड नॉट फाइंड एनीवेयर. तो बेचारे ढूंढते रहते हैं, कभी इंटरनेट की किसी साइट पे, कभी किसी फोटोस्टैट की शॉप पे, बट या तो क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा टफ आ जाते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा सिंपल होते हैं, या फिर उनमें सिर्फ आंसर लिखा होता है. नो नो, डी आंसर है. अरे बाबा क्यों डी आंसर है? वाई इज देयर नॉट एन एक्सप्लेनेशन टू दैट? दिस entire plethora of questions and the problems related to them हमने सॉल्व कर दिया है फॉर ऑल ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स. तो हर सब्जेक्ट के ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर रेलेवेंट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसकी बुकलेट्स बनी है और ये बहुत ही सॉलिड आंसर्स है. ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल फॉर यू और आज मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा. सो यू विल अंडरस्टैंड, तो वील हैव फन, वील लर्न एंड यू विल आल्सो हैव अ पीप इनसाइड कि कितना हार्ड वर्क गया है to create these authentic answers for you. So I'm Dr. Siddharth Arora. अनअकैडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड SIDLIVE SIDLIVE के नाम से जाना जाता है. जब भी तुम कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लो, जब भी तुम कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, जब भी तुम कोई कॉम्बैट कोर्स ज्वाइन करो, प्लीज यूज द कोड SIDLIVE and I'll be very proud and happy to welcome you to Team SIDLIVE. You'll get an immediate huge discount. So we are on Unacademy, which is the largest online learning platform in India with the best of the best educators for UPSC, CSE on one platform. So prelims से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, all the way till इंटरव्यू हम आपका साथ देंगे. दिस इज माई टेलीग्राम चैनल. इस टेलीग्राम चैनल का लिंक देख लो. जब भी मुझे कुछ भी पार्लियामेंट से रिलेटेड, इंटरनेशनल डोमेन से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कुछ भी, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर मेरे अपने कोर्सेज की न्यूज तुम्हारे साथ शेयर करनी होती है, आई डू इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ये है वो कोड जिसको अगर आपके पास मोबाइल कैमरा है तो प्लीज इस कोड को स्कैन कर लीजिए. यू कैन स्टिल ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल यूजिंग दिस मेथड. सो ये ह्यूज अनाउंसमेंट पहले समझ लो. 25 टू 28 अप्रैल, 25 टू 28 अप्रैल पहले तो मार्क कर लो कैलेंडर पे. और अनअकैडमी ने तुम्हारे लिए क्या लाया है इसको अप्रिशिएट करो. मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल टेस्ट है. तो अगर आपकी फाइनेंशियल रियलिटी कुछ इस तरह से है, फाइनेंशियल रियलिटी कुछ इस तरह से है कि नहीं ओके उतना सब्सक्रिप्शन का प्राइस दिया जाता है, इसी चीजों के लिए अनअकैडमी, शायद दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना नहीं सोचती लर्नर्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, जितना अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है. अगर आपने कोड यूज किया SIDLIVE और आपने 25 टू 28 अप्रैल से लेकर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले ली तो आपको इमीडिएट 20% ऑफ है. 1/5 गॉन. इन अदर वर्ड्स, अगर आप इनको प्राइस को कंपेयर करोगे तो लुक एट द सेविंग्स ऑल द वे फ्रॉम 12,336 टू 31,659 रुपीज आप बचा सकते हो. कैन यू बिलीव दिस पार्ट? सो अगर आप प्राइसेस ऐसे भी देखोगे तो दे आर वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी इकोनॉमिकल, वेरी रीजनेबल एज कंपेयर टू जो अगर तुम पढ़ने आते ना दिल्ली में या फिजिकल क्लासेस में तो समझ में आता. उसके बावजूद 20% ऑफ, इट इज अ ह्यूज ऑफर. प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. यूज द कोड SIDLIVE, बट याद रखना 25 टू 28 अप्रैल है. प्लीज डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. सो वी आर ऑल्सो एक्सटेंडिंग द UPSC CSE प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट ऑफर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो अगर तुमने 30 अप्रैल तक लिया तो जो अभी मैं प्रैक्टिस बुकलेट सीरीज तुम्हारे साथ करने वाला हूं ये तुम्हें फ्री मिल जाएगी. मेक श्योर दैट यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी. अगर तुम आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे फॉर 1 ईयर एंड अबव तो यहां से भी ऑफर, वहां से भी फायदा. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी. दिस इज UPSC CSE कॉम्बैट
which will be conducted on 1st May. There are prizes to be worth as more than 4 crore. So use the code SEDLIVE. और तुम्हें मैं जो बोलता हूं कि हम तुम्हारे पास लास्ट डे तक तुम्हारा साथ देंगे, दिस इज द ट्रूथ, बिकॉज ये लास्ट माइल प्रोग्राम हम आपके लिए इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी लेकर आते हैं. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिन लोगों को नहीं मालूम है, पर्सनल कोच एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगी, मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा एंड ओपन हाउस विद एजुकेटर्स मिलेगा, ऑल अंडर आइकॉनिक. तो जिनको आइकॉनिक जो समझ में नहीं आ रहा वो ये है. सो दिस इज इट. और अगर ऐसी सिचुएशन है कि तुम्हारे पास मनी की डेफिशिएंसी है, डोंट वरी, अनअकैडमी तुमको एक रियलिस्टिक चांस देगा टू क्रैक दिस एग्जाम. 0% EMI पे तुम्हारे पास लोन है. जस्ट यूज द कोड SEDLIVE. डोंट लेट go of this opportunity. You're a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now. All right. So ये है practice booklets. Okay. इसमें से 10,000 से ज्यादा expert curated questions है और previous year questions भी है. यही है जो तुम्हें फ्री मिल जाएंगे. Okay. So इसमें सारे के सारे पार्ट्स है. तो हर सब्जेक्ट से, every सब्जेक्ट से related as well as previous year questions. Okay. ये हम लोगों ने क्यूरेट किए. इसमें क्वेश्चंस है. सबसे पहले रेलेवेंट है, बहुत सारे हैं. पहले तो रेलेवेंट है, बहुत सारे एक्यूरेट है, उनकी एक्सप्लेनेशंस भी है. अब क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या. यस. सो इन अदर वर्ड्स, जब तक तुम देखोगे नहीं तब तक तुम रियलाइज नहीं करोगे. सो व्हाट हैव आई डन, आई हैव टेकन आउट अबाउट 20-25 क्वेश्चंस आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, और ऐसे हमने वैसे रैंडमली आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो सो दैट यू, एक तो तुम्हें ये मौका भी मिल जाएगा टू फॉलो सम क्वेश्चंस, तुम्हें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, तुम्हें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी समझ में आ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं ताकि तुम ठीक करते करते गलत कर देते हो. सो लेट अस प्रैक्टिस अ फ्यू ऑफ दोस क्वेश्चंस. और अनअकैडमी प्रीलिम्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज बुकलेट्स फॉर यूपीएससी, और मैं ये ऑब्वियसली मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा. सो वील डू इट विद ईच क्वेश्चंस ऑफ दोस, ऑलराइट, एंड वील ट्राई एंड लर्न फ्रॉम ईच ऑफ दिस पार्ट. ठीक है. तो इंजॉय करते हैं. तो क्या करेंगे, करेंगे कैसे कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा. ओके. एक्चुअली एक ही स्क्रीन में ना सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, बिकॉज दैट्स हाउ द स्क्रीनशॉट है, बिकॉज मैंने एग्जैक्टली फोटोग्राफ में से ही स्क्रीनशॉट लिए. सो आप पहले एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो. फिर आई विल गिव यू टाइम, आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर दो या फिर नोटबुक में आंसर दो. एंड आई डोंट वांट टू मेक मच अबाउट इट. इट इज नॉट अ लाइव सेशन, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट पुटिंग इट. आप सिर्फ कंपटीशन में उसको ध्यान से करते हुए चलो. फिर मैं तुम्हें उसका आंसर बताऊंगा और फिर मैं उसके एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, और फिर मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी कहाँ हुई है. ऑलराइट. सो दिस इज इंडियन पॉलिटी. ऑलराइट. यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स. ओके. और 750 से ज्यादा क्वेश्चन है, और ये सिर्फ पॉलिटी की बात हो रही है. ऐसे मैंने बोला हर सब्जेक्ट के, विच इज ह्यूज. सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस पार्ट. तो पहले इसको ब्रॉडली देख लेते हैं. सो पॉलिटी प्रैक्टिस बुकलेट, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, salient features of the constitution, basic structure, preamble, union and territories, citizenship, fundamental rights, DPSPs, fundamental duties, federal structure, president, vice president, emergency, prime minister, council of ministers, parliamentary system, governor, chief minister, state legislature, special provisions, center-state relations, union territories, scheduled and tribal areas, local self-government, Supreme Court, High Court, tribunals, judicial review, constitutional bodies, non-constitutional bodies, quasi-judicial bodies, other constitutional dimensions, amendment, election, miscellaneous and IR. तो तुम नोटिस कर रहे होंगे जो लोग मुझसे पढ़े हैं कि ये कुछ वैसे ही सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते हैं. राइट. सो सीक्वेंस वैसे ही रहेगा तो बड़ा सिंपल हो जाएगा. तुम ऐसे प्लस में वीडियो में पढ़ लेना और फिर उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी कर लेना. सो पढ़ो, क्वेश्चंस करो, रिवाइज करो, पढ़ो, क्वेश्चन करो, रिवाइज करो. आई थिंक इट बिकम्स एन ऑसम मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सो 1000 प्लस के आसपास टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे. टॉपिक वाइज होने का बड़ा फायदा होता है, रैंडम नहीं होता. ओके. रैंडम में होगा तो भैया पता नहीं कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना. टॉपिक पढ़ा, वीडियो देखा, नोट्स बनाए, ध्यान हो गया, पढ़ लिया, वेरी गुड. अब इसको क्वेश्चंस करो, देखो कौन से सीख रहे हो कौन से नहीं सीख रहे हो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स को नोट्स बना के उन्हीं नोट्स में डाल दो. तो करके देखते हैं. ओके. ऐसे मजा नहीं आएगा. लेट्स डू इट. ओके. सो पहला सेट देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का. एवरीवन रेडी? इफ यू आर रेडी सो एम आई. ऑलराइट. सो 5-10 क्वेश्चन इसके ले लेंगे, 5-10 क्वेश्चन किसी और टॉपिक के ले लेंगे. ऐसे मैंने 3-4 हेडिंग्स में बना दिए, तो 20-25 क्वेश्चन करते हैं. लेट्स हैव फन. तो अब क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं.
पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा, ओके, फिर तुमको मैं 60 सेकेंड्स दूंगा, तुम आंसर दे दो ABCD, राइट, और फिर मैं तुम्हें उसके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ताकि इट विल कम्स फन एक्सपीरियंस, learning experience, and you get an idea of what I'm talking about in terms of prelims practice booklet series. पहला क्वेश्चन, तो आप बाकी मत देखना, ठीक है, पहले को देखो, ठीक है. Alright, so which of the following come under the definition of the word state as per Article 12 of the Indian Constitution? Life Insurance Corporation, Oil and Natural Gas Corporation, ONGC, municipalities, panchayats. Select the correct answer using the code given below. 2 and 4 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3 and 4. तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ प्लस में पढ़े हुए ना, उनके चेहरे पे स्माइल आ रही होगी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है, ओके, मैं हमेशा पूछता हूँ. सो अभी एक तरह से रिलेट हो रहा होगा, तो तुम इसको अभी के लिए पहले इसको कॉन्सेंट्रेट करो. Which of the following comes under the definition, और मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम दूंगा, ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट 60 सेकंड देता हूँ, ना ज्यादा ना कम. ऑलराइट, फटाफट आंसर दो, ओके. सो पहले मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले इसको तुम लोग आंसर दे दो, ओके. ऑलराइट, टाइम पूरा होगा, टाइम बिल्कुल टाइम मैटर करता है. आई होप यू कैन रीड दिस क्वेश्चंस. ऑलराइट, ओके. सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और अरे सिर्फ 15 सेकंड रह गए, फटाफट आंसर दो, ओके. कमेंट्स में आंसर दो या फिर आंसर दो इन योर नोटबुक, लिख लो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, एंड योर टाइम इज अप. और इसका आंसर क्या है सर? इसका आंसर इज डी. तो पहले तो मार्क कर लो, और लड़ाई बाद में करो यार, पहले मार्क करो, ओके. सो इसका आंसर इज डी. तो इसका आंसर इज डी. डी मतलब 1, 2, 3 एंड 4, बहुत सिंपल सा था. LIC स्टेट में है, हाँ सर. ONGC स्टेट में, यस. म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत से. कैसे? सो आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. कैसे एक्सप्लेन किया हुआ? सो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ. सो द टर्म स्टेट हैज बीन यूज्ड in different provisions concerning the fundamental rights. So Article 12 has defined the term. तो 12 में क्या आएगा? तो मैं हमेशा कैसे बोलता हूँ? Parliament of India, yes. Government of India, yes. Legislature of the states, very good. Government of the states, all local and other authorities which is within the territory of India or under the control of government of India. तो my friends, everyone चिल्ला के बोल रहे होंगे, तो जो लोग मुझसे पढ़े होंगे तो उनको तो बड़े अच्छे तरह से याद हो गया होगा. This is Article 12. तो अभी अगर तुम लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर में अवेयर हो रहे होंगे, तो ये अचानक हाईलाइटेड बात है, तो तुम्हें पता चलेगा ये रेलेवेंट क्वेश्चन क्यों है. पहले बात तो स्टेट के बारे में मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक हो गया. दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पहले मालूम है, तो अभी एक पिटिशन गई है इन द सुप्रीम कोर्ट कि वो विद रिलेशनशिप टू प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, PM केयर फंड, ओके, कि उसको स्टेट डिक्लेयर किया जाए. तो स्टेट के ऊपर डेफिनेशन वो डिस्कशन होने वाली है इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड फाइनली जो भी कॉल आएगा वो तो बाद में देख लेंगे. लेकिन द पॉइंट है दिस इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, और इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और इसको ये तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी दे सकते हो. अब जाए बाई चांस इसमें मैं ONGC हटाकर रिलायंस इंडिया लिमिटेड कर दूं, तो ऑब्वियसली ये स्टेट नहीं होगा. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमनली आते हैं, और मैं ऐसे कई बार पूछता भी हूँ. सो एज आई टोल्ड यू, जो लोग मुझसे प्लस में पढ़े होंगे उनको कुछ हद तक तो ये रिलेशन आ ही गया होगा कि हाँ सर ये सर तो क्वेश्चन आते. चलो, वेरी गुड. तो अपने आपको मार्क्स दो, ओके, एंड लर्न. तो तुम्हें इससे एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया, स्टेट समझ में आ गया. +1 अपने आपको करेक्ट मार्क्स के लिए दे देना, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, एंड 0 इफ यू लेफ्ट इन अनअटेम्प्टेड. अनअटेम्प्टेड क्यों छोड़ रहे हो? नहीं, अनअटेम्प्टेड नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आई होप तुमको ये क्लैरिटी से दिख रहा है. सो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं. Which of the following statements is or are correct about the exceptions to rule of equality before law in India? ठीक है, तो which of the following statement is or are correct? A or 1, the president can be summoned to court for the exercise and performance of the powers and duties of his office. 2, no criminal proceedings shall be instituted against the president or the governor in any court during his term of office. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2,
नाइदर वन नॉट टू। सिंपल है। आई होप तुमको ये दिखाई दे रहा है, मुझे सो उम्मीद है कि ये तुम्हें दिखाई विखाई सब ठीक ठाक दे रहा है। सो दिस इज द एंटायर क्वेश्चन, और थोड़ा नहीं है तो थोड़ा सा गौर फरमा लो। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, और इसको तुम्हारे पास टाइम है 60 सेकेंड्स, और 15 सेकंड निकल चुके हैं, 45 सेकंड्स है। दिमाग लगा के आंसर दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर तुमको ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये एग्जाम है ना, एग्जाम की तरह सोचो इसको, राइट? सो डोंट डोंट डू इट रैंडमली कि जी कुछ और करने को नहीं है तो ये कर लेते हैं, ऐसे मत करना। मेक श्योर दैट यू हैव दिस एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो देखो क्या बोल रहे हैं, रॉन्ग होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एंड यू विल हैव ह्यूज लर्निंग्स फ्रॉम दिस पार्ट। सो अभी है टाइम, ले लो अभी 12 सेकेंड बाकी, 12 सेकेंड। ओके, टाइम का बड़ा मैटर करता है। ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल आंसरिंग दिस पार्ट। और मुझे खुद के क्वेश्चन से मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने कितना अच्छा ट्विस्ट डाला हुआ। वेरी नाइस। सो द टाइम इज अप, और इसका आंसर इज 2 ओनली, एज इन बी। कैसे सर, कैसे? तो इसमें क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो पहले तो अपने आप को मार्क्स दे दो, +1 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर, 0 इफ यू डिड नॉट अटेम्प्ट। सो पहले इसको क्वेश्चन को आंसर ध्यान से देखना है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो पहले तो इसको भर दो मतलब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या हुआ सर? ये हुआ आर्टिकल 40। ओके, इसमें क्या लिखा है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। फिर क्या है? इसमें एक्सेप्शन है। ओके, इसमें कौन सी एक्सेप्शन है? तो जिसकी बात हो रही है वो बात हो रही है आर्टिकल 361 की। वेरी नाइस। तो आर्टिकल 361 में क्या लिखा हुआ है? द प्रेसिडेंट and the governor of the states are not answerable to any court of law for the performance of their official duties. लो, उल्टा ही हो गया। The president can be summoned to the court. तो अरे नहीं यार, बोला ना, president cannot be summoned to the court. Governor of the states cannot be summoned to the court for the performance of their official duty. तो ये स्टेटमेंट ही गलत होगी। दूसरी बात, ये बिल्कुल ठीक है। No criminal proceedings shall be instituted against the president or the governor in any court during his term of office. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऐसा थोड़ा ना कि मैं सिर्फ ABCD बताऊंगा, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। सो 2B में आंसर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये देखो, इसको कोर्ट्स में डाला हुआ है। कोर्ट्स में डाला हुआ है मतलब ये एग्जैक्टली वही वर्ड आपको ढूंढना है। तो मैंने क्या बोला? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या लिखा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। ये एक्चुअली इंग्लिश लॉ ओरिजिन है। रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट एंड देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शंस टू इट सच एज president or the governor is not answerable to any court, etc etc etc। तो ये तो गलत हो गया ना। हाँ, तो ये आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है, तो इसको टेंशन मत लो, ठीक है? तो ये तो हो गया सर। फिर क्या लिखा है? सर, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। सो ये एग्जैक्टली, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और उसके साथ साथ ये भी एक्सप्लेन है, कभी कभी ना ये भी क्वेश्चन आ जाता है, नो सिविल प्रोसीडिंग्स और नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट। तो ये सब कुछ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे which you can always memorize. Simple line. Okay, तो लर्निंग एक्सपीरियंस का लर्निंग एक्सपीरियंस और आंसर का आंसर हो गया। सब कुछ साथ में होता जा रहा है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग फन एंड यू आर एंजॉयिंग दिस पार्ट। इसको उड़ा देता हूं मैं। ओके, सो इसका आंसर हो गया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। ऑलराइट, सो लेट्स गो विद द थर्ड क्वेश्चन। रेडी? तो अभी के लिए प्लीज, जब मैं फर्स्ट पढ़ रहा हूं और सेकंड पढ़ रहा हूं तो थर्ड मत देखो। बताओ यार कितने ईमानदार हो तुम लोग। ओके, ताकि you can learn from this part. Okay, so third question is consider the following statements regarding preventive detention. I hope तुम्हें सब दिखाई दे रहा है। In India, the parliament and the state legislatures can concurrently make a law on preventive detention. So preventive detention is also an integral part of the Constitution of the United States of America. Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. तुम्हारे पास है 60 सेकेंड। लो जी, ऐश करो, हद हो गई। Consider the following statements regarding the preventive detention in India. Parliament and state legislatures can concurrently make a law on preventive detention. Or preventive detention is also an integral part. How simple. Okay, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ चीजें क्या होती है, अच्छा मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ओके, फिर तुम लोग ऐसा लग रहा है, पर मैं रोक नहीं पाता हूँ ना ऐसे टाइम पर। और कितना टाइम मालूम है? और तुम्हारे पास रह गए हैं अबाउट 20 सेकेंड्स। ओके, 20 सेकेंड्स बाकी है। फटाफट आंसर दो। ओके,
सो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है. ऑलराइट. ओके. और ये जो मैंने एग्जाम के क्वेश्चन तरीके बताए तो इसमें सारे बहुत सारे रेड फ्लैग भी हैं. चलो जी, आंसर हो गया मेरे ख्याल से. और इसका आंसर ऑफ कोर्स इज ये ठीक है, ये गलत है, तो ये ठीक है. कैसे? अरे यार तुम लोगों को पढ़ा नहीं था. इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया भी हुआ है. ओके. द जम्मू एंड कश्मीर के टाइम पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, अरे तो कॉन्करेंटली है ना. सो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉज यूनियन भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, तो कॉन्करेंट है. और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, ये इंडिया का है, मेड इन इंडिया फॉर इंडिया. इट इज अ वेरी यूनिक इंडियन एक्सपेरिमेंट. और इसके बारे में मैं पढ़ाता भी हूँ प्रिवेंटिव, बिकॉज आर्टिकल 22 में बोला प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस. ये आर्टिकल 22 में बड़ा क्लियरली मेंशन है, तो मैंने इसके एक्सप्लेनेशन किया हुआ है. तो ये हो गया 3A स्टेटमेंट इज करेक्ट. कहां गया? Constitution has divided the legislative power with regard of preventive detention between the parliament and the state legislature. Parliament has exclusive authority to make a law on preventive detention, जो कि national reasons पे defense, foreign affairs and security. But parliament, both of them can make a preventive detention अपने अपने matters में, security of state, maintenance of public order, maintenance of supplies, etc. Statement 2 not correct है, क्योंकि मैंने जैसे बोला India is the only democratic that has made preventive detention as an integral part. So ये preventive detention हमको ब्रिटिश राज की याद दिलाता है, लेकिन ये डेमोक्रेसी में हम लोगों ने रखा हुआ है. सो दिस, इसमें एक कीवर्ड था जो तुम लोगों ने पकड़ना चाहिए, जो तुम्हें आदत बनाओ. तो ये मैं सिर्फ नॉलेज झाड़ने के लिए नहीं बना रहा हूं, ये मैं तुम्हें सिखा भी रहा हूं. जब भी तुमको ऐसा कुछ आए ना, ऑल्सो थोड़ा सा केयरफुल आ जाया करो, कि कुछ तो वजह है कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हो. मैं जब एग्जामिनर हूंगा तो फिर बिल्कुल ऐसे कुछ ना कुछ ट्विस्ट हो रहा होगा. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इसको मैं डिलीट कर रहा हूं और इसको नेक्स्ट चलते. ओके, रेडी? ओके. सो अब हमारे पास हो गया फोर्थ. तुम्हें दिखाई दे रहा है? यस, आई होप तुमको ये दिखाई दे रहा है. मेरे को पता नहीं तुम लोग को ये पिक्चर दिखाई. विच ऑफ, ओहो वेट, ऑलराइट. सो आई होप तुम लोग, जब मैं फर्स्ट सेकंड पढ़ा रहा था तो तुम लोगों ने फोर्थ नहीं देखा. हाँ. Which of the following is or are the implications of declaring the right to property as a legal right in India? ठीक है. It can be regulated, curtailed, abridged or modified without constitutional amendment by an ordinary law of the parliament. Okay. So pardon my formatting. It protects private property against executive action but not against legislative action. Select the correct answer. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो जो लोग मेरे प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं ना, चिल्ला के से भगना पा रहे होंगे, बिकॉज उनको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से आ गया होगा. सो 60 सेकंड्स है तुम्हारे पास. विच आर द फॉलोइंग इज और आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ डिक्लेयरिंग राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट इन इंडिया? अच्छा, अच्छा क्या होता है क्वेश्चन का आंसर तो. ओके, 60 सेकंड्स है और 30 सेकंड्स बाकी है. क्वेश्चन सिंपल है. It can be regulated, curtailed, abridged or modified without constitutional amendment by an ordinary law of the parliament. So पहले तो तुम्हें मालूम होना चाहिए हिस्टोरिकली ये हुआ क्या था. हाँ, ये बात भी ठीक है. गो 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 गो. अब बच गए सिर्फ 10 सेकंड. फटाफट आंसर दो. +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 फॉर एन अनअटेम्प्टेड आंसर. बहुत ही सिंपल सा आंसर. एंड हो गया, टाइम हो गया. चलो. सो आंसर इसका इज सी. क्यों? ये देखो, ये बहुत सिंपल सा हो गया था. क्या हुआ था? पहले राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में था. यस. और ऑब्वियसली आर्टिकल 31 में भी था. ओके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इंप्लीकेशन ऑफ डिक्लेयरिंग द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट? सो ये था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये था राइट टू प्रॉपर्टी. तो हम यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी समझ रहे थे. फिर आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, बराबर है. इसको निकाला, राइट टू प्रॉपर्टी चला गया, ये चला गया तो रिपील ही हो गया, 0 बन गया. ये चला गया आर्टिकल 300 कैपिटल ए में, यानी कि ये बन गया राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट. अब जब ये लीगल राइट हो गया तो ये लीगल राइट हो गया. लीगल राइट हो गया मतलब इट कैन बी टर्न अवे विदाउट डूइंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय एन ऑर्डिनरी लॉ, बिकॉज वो एक ऑर्डिनरी लॉ ही हो गया था, वो लीगल राइट बन गया. सो द एंटायर स्टोरी चेंज द मोमेंट ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा. सो अगर मैंने इसको एक्सप्लेन भी ऐसे ही किया हुआ, सो यू कैन ऑलवेज चेंज दिस.
So fourth C, 44th Amendment abolished the right to property by repealing Article 19(1)(f) and 31 को पार्ट 3 से निकाला और 300A में डाल दिया पार्ट 12 में, तो ये बन गया लीगल राइट। लीगल राइट रहा तो ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो जब फंडामेंटल राइट नहीं रहा तो फिर ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट से ये अमेंड हो सकता है। हाउ सिंपल कैन दिस बी। तो ये होता है जब सब्जेक्ट तुम्हें इन एंड आउट आता है। अगर सब्जेक्ट तुम्हें इन एंड आउट नहीं आता तो फिर तुम जो मर्जी टाइम पास करते रहो। फिर दूसरी बात है कि ये स्टेटमेंट हो गया, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स इफ देयर इज अ वायोलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी नॉट डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, ना तो तुम 26 में जाओगे। सो इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। तो जब कोई गारंटेड कॉम्पेंसेशन राइट्स ही नहीं है तो लेजिस्लेटिव एक्शन से क्या बचेगा? सो ऑब्वियसली सिंपल सा बात है। सो इट्स बिकम्स वेरी सिंपल, बट आपको थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स मालूम होने चाहिए और इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि तुम्हें सब्जेक्ट इन एंड आउट आना चाहिए। तो 4 क्वेश्चन हो गए। ओके, कमिंग टू द 5th क्वेश्चन। आई होप तुम लोगों को लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो रहा है एंड यू आर लर्निंग ऑल्सो हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चन। ठीक है सर। 5th क्वेश्चन, okay, which of the following statements is or are correct? In India, the constitutional remedy under Article 32 is available only in case of violation of fundamental rights. 2. Both the Supreme Court and High Courts can issue writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto only for the purpose of enforcement of fundamental rights. Select the correct answer. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है। ओके, और 60 सेकेंड है तुम्हारे पास, आंसर देना स्टार्ट करो। ओके, आई होप ये विजिबल है। ओके, करेक्ट पूछा है। ओके, मेरी एक बात याद रखना, लाइफ में सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में जब भी ओनली, नेवर, ऑलवेज ऐसे ऐसे एब्सोल्यूट टर्म्स आते हैं ना, थोड़ा सा ख्याल रखा करो, कुछ तो गड़बड़ होने के ज्यादा चांसेस है। ओके, so which of the following statement is or are correct? Okay, 10 सेकेंड रह गए। क्वेश्चन बहुत ही डाइसी है। अच्छा, यस, ऑल राइट, टाइम इज अप। आंसर इसका ए है। क्यों? In India, the constitutional remedy under Article 32 is available only in case of violation of fundamental rights. Actually, ये क्या बोल रहा है कि जो writ jurisdiction है अंडर आर्टिकल 32, वो जो सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, वो कब यूज कर सकते हैं? तो मैंने ये हमेशा ये पढ़ा है कि इट इज ओनली फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन यहां पर क्वेश्चन दूसरे चॉइस में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिखा है और यहां पर फिर लिखा है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये गलत बात है। सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हाई कोर्ट्स के साथ एक चीज और ऐड हो गई थी आर्टिकल 226 में। तो ये हो गया आर्टिकल 226, ये हो गया 32। इसमें यूज किया था एनी अदर पर्पस ऑल्सो। वर्ड क्या यूज हुआ? एनी अदर पर्पस, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये फंडामेंटल राइट्स के लिए भी यूज कर सकते हो और लीगल राइट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। टोंग, इन अदर वर्ड्स, ये रॉन्ग हो गया, ये ठीक हो गया। आंसर इज ए। सो फटाफट अपने आपको मार्क्स दो। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 इफ यू लेफ्ट एंड अनअटेम्प्टेड। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये देखो, 5A स्टेटमेंट इज करेक्ट। आर्टिकल 32 इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3 with other fundamental rights including phala 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 phala. Only if any of these fundamental rights are violated can a person approach this part. Statement 2 is not correct. Both the High Courts and Supreme Court can be approached for enactment of fundamental rights, certiorari, habeas corpus, etc. When it comes to violation of fundamental rights, an individual can approach the High Court under Article 226 and directly Supreme Court under Article 32. Article 226 is, however, not right. High Courts can issue writs for enforcement and for क्या वर्ड है इसका? एनी अदर पर्पस। ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी। ओके, टॉपर्स बनाए जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो टाइम पास करना तो बहुत आसान होता है, 1 साल 2 साल तो ऐसे गुजर जाते, पढ़ने वाले ऐसे पढ़ते हैं। और ये आया था 44th अमेंडमेंट से। सो एनी अदर पर्पस, जिसको हम प्यार से बोलते हैं लीगल राइट्स। ओके, ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। सो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि एक तरीका होता है एग्जाम को क्रैक करने का और एक होता है सिर्फ अटेम्प्ट करने का। तो तुम क्या बनना चाहते हो वो सोच लो तुम। ऑलराइट, तो ये हो गया। मैं इसको उड़ाता हूं। ओके, अब आया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बताओ जी। और इसको स्टेटमेंट्स है, कोट है।
if any subsection of the provisions of an act is violating the fundamental rights, then that subsection is declared void by the Supreme Court and it is to be deleted from the act if it doesn't change the meaning of the act. If the valid and invalid provisions of the act are intermixed so that they cannot be separated, then the whole act will be declared void. देखो प्लस वाले मेरे सेड लाइव वाले स्टूडेंट्स पंगड़ा पाना बंद करो. मुझे मालूम है तुम लोग चिल्ला चिल्ला के आंसर दे रहे होंगे, लेकिन शांति से आंसर दो. Select the code to identify the doctrine that explains the above statement: doctrine of eclipse, doctrine of severability, doctrine of colorable legislation and impossibility. मुझे ऐसा, मैं इससे विजुअलाइज कर रहा हूँ कि जब जो लोग मुझसे प्लस में पढ़े होंगे वो कैसे कैसे मुस्कुरा रहे होंगे, उनको न्यूमेरोलॉजी भी याद आ रही होगी. सो सेलेक्ट द कोड टू आइडेंटिफाई द डॉक्ट्राइन दैट एक्सप्लेन्स द अबव स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट को इसके साथ एक्सप्लेन करो. और ये क्वेश्चन ना जिनको नहीं आता ओके उनको नहीं आता, ये सही है. मतलब उधर देयर इज नो वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन ओके. और ये बहुत सारे लोग तो ये पढ़ते भी नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो हाउ आई एम प्लानिंग टू क्रिएट टॉपर्स, राइट. So select the code to identify the doctrine that explains the above statement: eclipse, severability, colorable legislation, impossibility. तो इसके लिए टाइम दूं क्या? हाँ दे दो. All right. So you have टाइम देता हूँ. ओके 15 सेकंड रह लो यार, तुम भी क्या याद रखो. जिसको आना होगा वो 2 सेकंड में आंसर देंगे, नहीं आना होगा इसको क्रिएट तो कर नहीं सकते. बड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है. So select the code to identify the doctrine that explains the above statement: doctrine of eclipse, severability, colorable legislation or impossibility. Very good. तो आंसर हो गया खत्म, टाइम तुम्हारा खत्म. और इसका आंसर ऑफ कोर्स इज बी. तो सेवरेबिलिटी एक्चुअली एक्सप्लेन ही ये क्या हुआ है. तो अगर एक लॉ है और उसमें एक पार्ट है जो कि सेवर कर दिया लेकिन द रेस्ट ऑफ इट इज स्टिल रिटेनिंग इट्स मीनिंग, तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लॉ उठा के नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए. वो पार्ट को रिटेन किया जाएगा. और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी हमने सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में देखा था. तो श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस मैंने तुम्हें समझाया था, जिसे पॉपुलरली ट्विटर एंड फेसबुक कहते हैं. डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये बोलते हैं कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स का कोई भी पार्ट वो फंडामेंटल राइट्स को क्लैश में कर रहा है तो नेसेसरी, और ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे होता है. अंबिका मिल्स केस में इसको पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी बोला था, लेकिन ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में होता है. तो देन ये क्या बोल रहे हैं ओके. तो ये सिचुएशन ओके अगर ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में होगा तो इसको थोड़ी देर के लिए ये एक्लिप्स में आ जाता है. इट इज एक्लिप्स में आ जाता है. इट नेसेसरली नीड नॉट बिकम नल एंड वॉइड. तो इस पर से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन आप इसको अभी के लिए प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बोलो. इट कम्स अंडर एक्लिप्स जब तक कि पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर देता. कलरेबल लेजिस्लेशन एक बड़ी सुंदर सी स्टेटमेंट से बोला जाता है, और वो कलरेबल लेजिस्लेशन में बोला जाता है दैट यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू डायरेक्टली. एंड इम्पॉसिबिलिटी, अगर कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या ऐसा कोई स्टेप है जो किया ही नहीं जा सकता तो उसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी. सो क्या मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है? अरे मैंने तुम्हारे लिए सब एक्सप्लेनेशन लाया हुआ है. कहाँ गया? मिल रहा है? हाँ. So a doctrine of eclipse, it says that a law that is inconsistent with the provisions of FRS is not dead completely but overshadowed by them. Option B, doctrine of severability. If any subsection of the provision of act is violating the fundamental rights, then the subsection is declared void by Supreme Court and is to be deleted from the act if it doesn't change the meaning of the act. फिर उसी तरह से doctrine of colorable legislation. Anything that is invalid directly is also valid indirectly. Government cannot make laws directly or indirectly. And doctrine of impossibility, अगर impossible to conduct है. तो ये पढ़ने के लिए भाई तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने का मतलब तुमको मेरी प्लस क्लासेस में आना चाहिए. वैसे तो समझदारी यही है, लेकिन अगर तुमको खतरों के खिलाड़ी हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता इस बारे में. ओके, सो आई वुड से डोंट प्ले विद योर करियर. बाकी तुम्हारी मर्जी है. यूज द कोड सेड लाइव एंड जॉइन अस. मेरा काम है तुम्हें समझाना. यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स. टेक अ वाइज डिसीजन बट नाउ. ओके, तो इसको ज्यादा समय व्यर्थ मत करो. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजंस एज वेल एज नॉन सिटीजंस? मतलब तुम्हें मेरी याद तो आई रही होगी. ओके, 15, 14, 16 एंड 19. बहुत ही बढ़िया से. Which of the following fundamental rights are available to citizens as well as non-citizens? 15, 14, 16 और 19. तो एक मैं टेलीफोन नंबर बताता हूँ. हिंट दे दिया मैंने. ओके, सो आंसर ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी सिंपल. और अगर तुम्हें आता होगा तो तुम्हें आता होगा, और नहीं आता होगा तो कुछ नहीं कर सकते तुम इसके बारे में. ऑलराइट, सो छोड़ दो इसको. हाँ, ये तो सबको आता है. वैसे मैं तुम्हें इसका
कंटेंट बताऊंगा तो भी तुम्हें याद आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ओके, आर्टिकल, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो आर्टिकल 15 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, caste, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ओके, फिर यहां क्या लिखा है? No discrimination against any citizen with regards to public employment on the grounds of race, religion, caste, sex, place of birth, descent or place of residence. यहाँ क्या लिखा हुआ है? All citizens, Article 19(1) A, B, C, D, E, F, G, F चला गया. Article 9. All citizens shall have the freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence, property चला गया, profession. क्या हो रहा है? सारे सिटीजन है। और यहां क्या लिखा हुआ है? 14 में क्या लिखा हुआ है? 14 में लिखा हुआ है सर कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वाला आंसर इज बी, और आंसर बी होने के कारण फटाफट अपने मार्क्स दो। +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 if you leave it unattempted. ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। If you understand the subject, then you pay attention to the subject, then you get such marks. So ये हो गया फंडामेंटल राइट्स, उसके आंसर्स, और ये 5, 6, 7 क्वेश्चन है। ओके, तुम सोचो तुम्हें मैं कहां से कहां ले गया, और ऐसे करके मैंने सारे के सारे फ्रीडम्स भी दे दिए, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस। चलो एक और करेंगे। ऑलराइट, so I hope you are having fun, okay? Because I am, and I hope you are learning because I love teaching you guys. So parliamentary system and Indian Parliament पे क्वेश्चन है, और बहुत ही खूंखार क्वेश्चन आएंगे। So let us understand this part. पहला क्वेश्चन with 1D, with reference to the office of whip in the Indian parliamentary system, consider the following statements. 1. The office of whip is mentioned in the Constitution of India and in the rules of the Houses of Parliament. Whip is appointed by the Lok Sabha Speaker to serve as an assistant floor leader. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. 60 seconds है तुम्हारे पास, बिंदास आंसरिंग करो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो एक चीज हमेशा आंसर राइटिंग के टाइम पे ध्यान देखना, ये जब कोड्स आते हैं, ओके, तो ये बड़ा ध्यान से करना, क्योंकि कोड मतलब वो एग्जैक्ट वर्ड मिलना चाहिए, तो अपने मन से नहीं बना देना। आई होप ये विजिबल है सब कुछ। ओके, नहीं हो रहा तो थोड़ा सा ऐसा आंखें घुमा के देख लो। विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ व्हिप इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके ओके, अरे चलो यार 15 सेकंड ले लो, मैंने टाइम नहीं देखा, नेवर माइंड। करेक्ट पूछा है। ऑलराइट, और इसका आंसर ऑफ कोर्स इज डी। अब मैं ना तुमको वो दिखा रहा हूं, ये मेरे को लग रहा है ऐसे क्या कि तुम मेरे मतलब शरीफाना एटीट्यूड का कहीं फायदा तो नहीं उठा रहे हो, कि जब मैं तुमको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं तो तुम आंसर तो नहीं देख लेते हो। हाँ, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है। ओके, सो ये आंसर ऑफ कोर्स इज डी। तो मैं लास्ट इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तुम बाद में पढ़ते चले जाना। ओके, सो ये है 1D। वाई? बिकॉज ऑफिस ऑफ व्हिप इज नेवर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द रूल्स ऑफ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये एक मेथोडोलॉजी है बाय विच द पॉलिटिकल पार्टी अपने डायरेक्टिव्स को कंट्रोल करती है, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। और ये लोकसभा स्पीकर थोड़ा होता है, एज आई टोल्ड यू पॉलिटिकल होता है। ये लाइन ठीक थी, दैट ही इज एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर बट ही इज नॉट अपॉइंटेड बाय द लोकसभा स्पीकर। सो व्हिप के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, दैट इज द असिस्टेंट फ्लोर लीडर। फिर व्हिप होता क्या, ये ऑफिस ऑफ द व्हिप होता है, और व्हिप क्या होता है? व्हिप ऑर्डर होता है। 1 लाइन क्या होता है, 2 लाइन क्या होता है, 3 लाइन क्या होता है। व्हिप को नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा, क्या होगा? एंटी डिफेक्शन लगने का चांस होता है। सो ऑल दोस थिंग्स विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ व्हिप, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो इसमें +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, एंड 0 इफ यू लेफ्ट इट अनअटेम्प्टेड। नेवर माइंड सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू द 0 आवर device of parliamentary proceedings in India, consider the following statements. The time gap between question hour and the agenda is known as 0 hour, and it has been borrowed from the parliamentary procedures of Britain. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, and neither 1 nor 2. बहुत ही बढ़िया। ओके, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और इस पे बहुत बहस भी होती है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है।
पर मैं तुम्हें उसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं बता सकता. ओके. तो यू हैव और 20 सेकेंड्स. थोड़ा सा सोचो. 0 आवर. तो तुम नोटिस करो कि ये प्रैक्टिस बुकलेट होते होते तुमको कितने सारे क्वेश्चंस, कितना और अभी तक 5-6 क्वेश्चंस है. जस्ट इमेजिन कि ऐसे हर टॉपिक के कितने क्वेश्चंस है विच कैन गो टू अबाउट 1000 क्वेश्चंस. ओके. और ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें इतना कुछ रिवाइज करा देंगे और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी है. इट इज नॉट द केस कि आप इसको सिर्फ एबीसीडी खेलो. ओके. सो विच इज ऑब्वियसली अ वेरी फनी वे ऑफ स्टार्टिंग. मुझे ये नहीं समझ आता. सो इसका आंसर ऑब्वियसली ये 2A. ओके. सो दिस इज अपने आपको आंसर दे दो फटाफट. ओके. सो यू कैन आंसर दिस कि सिर्फ 1 ओनली बिकॉज ये भी मेड इन इंडिया प्रोसीडिंग है. ओके. ये भी इंडिया ने ही बनाया. अब इस पे इसको कैसे डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं? द फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इज कॉल्ड एज क्वेश्चन आवर. 11 बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे खत्म हो जाता है. ओके. अगर मैं लोकसभा की बात तो 11 बजे स्टार्ट होगा. क्वेश्चन आवर है, प्रश्न काल है. लेकिन 12 बजे 0 आवर स्टार्ट हो जाएगा. बहुत सारे लोग बोलते हैं 0 आवर क्यों बोलते. तो 0 आवर स्टार्ट हो जाएगा. फिर बोलते हैं 0 आवर स्टार्ट हो गया, अब खत्म कब होगा? 0 आवर स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर and ends when the presiding officer announces the agenda of the day. लाइन क्या मैंने बोली सर? इट ends when the presiding officer announces the agenda of the day. और वही लाइन मैंने यहां डाली थी. The time gap between the question hour and the agenda is known as a question hour, is a 0 hour. तो ऐसे बड़े स्टाइल से पूछा जाता है. जैसे बोला जाता है the time period between the time period between the adjournment signed by or prorogation and the reassembly of the house is called as recess. तो बात उसी को ट्विस्ट करके क्वेश्चन डालने का आदत हो गई है. तो भाई हम तो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे. लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन. थर्ड, विद रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन. तुम नोटिस करो मैं सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि लोगों को ये क्लैरिटी हो जाए. 0 आवर क्या है, ऑफिस ऑफ द व्हिप क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये क्या है? फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम. It need not state the reason for its adoption in the Lok Sabha. If it is passed in the Lok Sabha, the Council of Ministers must resign from the office. Which of the statements given above is or are correct? मेरे ख्याल से एग्जामिनर के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अमंग्स द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वेश्चन हो सकता है. और इससे रिलेटेड मैंने इतने सारे क्वेश्चन प्लस क्लासेस में पढ़े. आई एम श्योर तुम लोग ठीक कर लोगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. और तुम्हारे पास अब बच गए हैं अबाउट 20 सेकेंड्स. सो टाइम इज अप. मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. फर्स्ट वाली चॉइस भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर. इट नीड नॉट स्टेट द रीजन. सिर्फ ये लिखना होता है द हाउस एक्सप्रेसेस इट्स वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मतलब कि द हाउस इज एक्सप्रेसिंग कि हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं रहा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये नहीं लिखना होता कि क्या रीजन है. और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल हुआ तो द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन. अब इसको इतना ध्यान से क्यों बोला गया कि एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन? एंटायर मतलब दोज हु आर सिटिंग इन द लोकसभा एंड दोज हु आर सिटिंग इन द राज्यसभा. पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन सिमिल्टेनियसली. सो तुम्हें क्वेश्चन इससे और भी रिलेटेड आ जाएंगे कि ये क्यों ऐसा होता है. तो बिकॉज आर्टिकल 75 बोलता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. तो जब निकलेंगे तो सबके सब साथ में जाएंगे. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट regarding a joint sitting of the two houses of the parliament? Provision of joint sitting is applicable to both money and constitutional amendment bills. Chairman of the Rajya Sabha presides over a joint sitting, and joint sitting is governed by the rules of procedure of the Lok Sabha. ये है. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. वैसे तुम मेरे बड़े फेवरेट हो इसलिए मैं तुमको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी तुमको वार्निंग देना चाहता हूँ. इसमें नॉट करेक्ट पूछा है. ओहो, बचा लिया मैंने तुमको. मुझे मालूम है बहुत सारे लोग तो इसी ट्विस्ट में फंस जाएंगे, लेकिन मेरे दिल ही कुछ ऐसा है. मैं तुमको ऐसा कंफ्यूज नहीं करना चाहता. सो द क्वेश्चन इज वेरी सॉलिड, बट यू मस्ट नो कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है विद रिगार्ड्स टू नॉट करेक्ट. ओके, नो प्रॉब्लम. सो तुम्हारे पास बच गए हैं अबाउट 25 सेकेंड्स. ओके, नॉट करेक्ट क्या? ओके
बाई चांस अगर मैंने तुम्हें ना बताया होता और तुम करेक्ट मार्क कर देते तो बड़ी मुसीबत हो जाती। तो ये एक और लर्निंग मेथड समझ लेना, एग्जाम में बी वेरी वेरी श्योर कि नॉट करेक्ट पूछ रहे कि करेक्ट पूछ रहे कि क्या पूछ रहे। ऑलराइट, सो द टाइम इज अप। और मेरे ख्याल से तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि मनी बिल में लोकसभा का प्रेरोगेटिव होता है, तो ज्वाइंट सिटिंग हो नहीं सकता। आर्टिकल 108 पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में भी सेपरेटली बिल पास करना होता है। द वर्ड इज वेरी क्लियर, लोकसभा एंड द राज्यसभा मस्ट पास द बिल सेपरेटली, तो इट्स वेरी वेरी क्लियर। फिर एक चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ओहो ये तो सबसे ज्यादा इमोशनल बात है, बिकॉज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ही कैन नॉट बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो ये हो गया आर्टिकल, ये दोनों तो गलती हो गए, तो ऑब्वियसली वो लोकसभा में चल रहा होगा, तो क्योरम भी उसी का ही, प्रोसीजर भी इसका ही, बिकॉज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। In the absence of the Speaker of the Lok Sabha, the Deputy Speaker will be the presiding officer. In the absence of the Deputy Speaker, then the Deputy Chairman will be this. But the procedure का method will be that of the Lok Sabha. तो 1 and 2 wrong हो गया। ऐसे करते हैं पॉलिटी। तो तरीका होता है पढ़ने का। Okay, you just don't have to go randomly at the questions. You have to understand in and out. All right, next question. Consider the following statement. Question number 5. Consider the following statements about the various funds provided by the Constitution of India for the Union government. 1. All the legally authorized payments on behalf of the government of India are made out of Consolidated Fund of India. 2. The Constitution authorized the President to establish a contingency fund of India. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Okay. ओके, अत्यंत रोमांचक प्रश्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दिस वन। इसमें ना बहुत, बताऊं क्या, थोड़ा सा हिंट दूं क्या रहने दूं, थोड़ा सा शार्प आई से देखो। ओके, गड़बड़ होने के बहुत हाई चांसेस है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेरियस फंड्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। और तुम्हारे पास है इसमें से एक, which of the statements given above is or are correct पूछा है, तो ये प्लीज करना है एग्जाम में। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, बिकॉज एग्जाम में होता है प्रेशर, और प्रेशर में कुछ दिखाई नहीं देता, और एटलीस्ट जो सामने बिल्कुल ऑब्वियस होता है बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ओके, सो बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आंसर ऑफ कोर्स इज ए। और इसका करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें बड़ा मजेदार गेम है, तुमने देखा नहीं, मैं तो इसलिए तुमको वार्निंग दे रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू एस्टैब्लिश अ कंसिडर, अरे ना बाबा, ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश अ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट साहब इसमें से पैसे निकाल सकते हैं, एस्टैब्लिश तो पार्लियामेंट ही करता है। सो द वर्ड यहां पे बड़ा अच्छा लिखा होता है, इसमें लगता है द यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी holds the content of the contingency fund of India on behalf of the president of India. So maintenance of funds तो पार्लियामेंट से ही होता है। ये कितने अच्छी तरह से ट्विस्ट किया था मैंने। सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ओवर हियर, तो इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया होगा कहीं ना कहीं। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस, कहाँ गया ये, हाँ, the consolidated fund of India is a fund to which all receipts are credited, all payments are debited, and in other words this fund consists of all revenues, all loans, all money bills. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। The Parliament is authorized by the Constitution to establish a contingency fund of India into which the amounts determined by the law are paid from time to time. To meet the unforeseen expenditure, the President is authorized to make advances out of it after the authorization by the Parliament. On behalf of the President, the fund is held by the Finance Secretary. It is operated by executive action, just like the public accounts. So ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकती है, एंड दैट इज द रीजन इसको आपने ध्यान से करना है। ब्रिंगिंग अस टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, और पार्लियामेंट से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है। सो अब तुमको रियलाइजेशन हो रहा होगा कि ये प्रैक्टिस सीरीज या ये प्रैक्टिस बुकलेट्स कितना काम आ जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ सिड लाइव कोड यूज करना है, और 30 अप्रैल से पहले पहले ये सब्सक्रिप्शन ले लो, और तुम्हारी हो जानी बल्ले बल्ले। सो मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज। खतरों के खिलाड़ी बनो मत कि सर हम खतरों के खिलाड़ी बनेंगे, कैसे खतरों के खिलाड़ी बनेंगे कि हम ना खुद ही कर लेंगे सब कुछ, तो ऐसे मत करो माय फ्रेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 1. द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस और इट्स कमिटीज। Members of the parliament are exempted from jury services when parliament is in session. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन
मुझे ऐसा लग रहा है, आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग ऑन दिस, कि देयर इज सर्टन लैंग्वेज जो तुमको शायद शायद अच्छी नहीं लग रही हो. सो ये क्यों नहीं हो रहा? नेवर माइंड. ऑलराइट. अच्छा वो इधर चला गया. नेवर माइंड. कुछ ना कुछ होता रहता है. ऑलराइट. So let us understand this. So courts are prohibited to inquire the proceedings. Members of parliament are exempted from jury services when the parliament is in session. All right, fair enough. No problem. Correct, पूछा correct. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये ठीक दे देते had it not been for a tough word. Okay. तो पहले बता दो आंसर. हाँ पहले आंसर बता देता हूँ. तो आंसर ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन एक्चुअली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से डील कर रहा है. सो ये दोनों ही आंसर सही है. ओके. बट जो मुझे लग रहा था, जो तुमको शायद गड़बड़ कर गया अगर हुआ होगा, तो वो ये है ज्यूरी सर्विसेज. तो होता क्या था, अब ये ज्यूरी सर्विसेज का एक्चुअली कोई मतलब नहीं होता. अब तो ज्यूरी सर्विसेज होती नहीं. बट पहले तुमने अमेरिकन मूवीज में देखा होगा, वैसे ज्यूरी बैठते थे. ओके. वो जो फैसला करने के लिए होता था, तो ज्यूरी के मेंबरान आंसर दो. ओके. यू मस्ट हैव सीन. तो हमारा ज्यूरी ट्रायल तो खत्म हो गया. सो तुमने एक मूवी देखी होगी रुस्तम, वो नानावटी ट्रायल जो था, वो दैट वाज अमंग्स द लास्ट ऑफ द ज्यूरी ट्रायल्स. उसमें वो पिक्चर देखी होगी तुमने. पिक्चर बड़े ध्यान से देखते हो तुम लोग. तो जो ज्यूरी ट्रायल था वो करीब करीब वो लास्ट सी ज्यूरी ट्रायल्स में से कुछ एक ट्रायल रह गए थे. तो वो ट्रायल था. अब तो वो होता नहीं. बट आप इसको सेम समझ सकते हो इन टर्म्स ऑफ विटनेस ऑल्सो. ओके. तो अगर आपको विटनेस के फॉर्म में भी बुलाया गया तो भी आपको मन अलाउड है. ये आपका पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का क्वेश्चन था. कलेक्टिव प्रिविलेजेस एंड इंडिविजुअल प्रिविलेजेस. तो इसका मौका क्या है, इसका मौके का फायदा उठाओ. मौके का फायदा ऐसे उठाओगे कि तुम पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पढ़ लो और स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस भी पढ़ लो अंडर आर्टिकल 105 एंड 194 रिस्पेक्टिवली. सो मेक श्योर. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 40 days before the beginning, during the session, 40 days after the end, a member of the parliament cannot be arrested. This is exclusive privilege of civil cases, not applicable to criminal cases or preventive detention. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, witnesses and so on and so forth. So ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा. And then you can, they have the freedom of speech in the parliament. They are exempted from jury services. They can refuse to give evidence and appear as witness when parliament is in session. तो ये witness भी सेम ही हो जाता. अगर jury services नहीं भी समझ में आता तो witness होता. I'm sure जो लोग मुझसे पढ़े हुए वो लोग इसको करेक्ट हो गए. बट आई वॉज काइंड ऑफ नर्वस विद रिगार्ड्स टू द वर्ड ज्यूरी सर्विसेज. अगर तुमको फिर भी समझ में आ गया फिर तो क्या कहना. सो लेट अस गो. और करना है. ओके. आई होप यू आर एंजॉइंग दिस बिकॉज आई एम. तो अगर तुम और क्वेश्चंस करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ और क्वेश्चंस करने को तैयार हूं. सो ऐसे कर लेते हैं और 5-10 क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एंटायर सिचुएशन. सो सुप्रीम कोर्ट. अच्छा ये तो मेरे फेवरेट क्वेश्चन होंगे ही, तो तुम समझ ही सकते हो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया. ये क्वेश्चन में बहुत मेजर ट्विस्ट है. ओके. अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. फिर a removal motion signed by 50 members in Lok Sabha is presented to the speaker for the removal of the judge of the Supreme Court. Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. मेरी एक बात याद रख लेना जो मैं फिर बोल रहा हूँ. जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 आर्टिकल 124, ये सारी की सारी चीजें प्लीज कर लेना विद रिगार्ड्स टू रिमूवल ऑफ द जजेस. ओके. ये बहुत ही ऑसम क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर ये क्वेश्चन रिपीट होगा. और इस क्वेश्चन में तो तुम पक्का गलत करने वाले हो. कैसी बात कर, तुम बोलोगे सर कैसी बातें करो. ये क्वेश्चन सिर्फ वो आंसर दे सकता है जिसने मेरे क्लासेस को बहुत ध्यान से देखा है और उसके बाद रिवाइज किया है और फिर तुमको कॉन्स्टिट्यूशन भी याद हो गया. वरना यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक ऑन दिस. ओके. देख लेते हैं. मेरा काम तुम्हें समझाना है. ओके. तो इसमें मैं तुम्हें पहले आंसर बता देता हूं, फिर मैं प्रेडिक्शन करके दिखाता हूं. आंसर इसका है वन ओनली. क्या बात करे. और 90% लोगों ने बोला होगा कि ना सर, ना तो 1 ठीक है ना 2 ठीक है, ये आंसर ठीक है. ये बहुत ज्यादातर लोगों ने गलत किया होगा क्योंकि तुम लोग मेरी छोटी सी चाल में आ गए. सर ये क्वेश्चन का आंसर में चाल आना कोई पॉइंट ही नहीं. तो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे, उसमें लिखा होगा 124 सब क्लॉज 5, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम इट्स ऑर्डर बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. नहीं, यही लिखा है order of the president after a reference has been made by both the houses of the parliament and passed by both the houses of the parliament
by 2/3 of members of majority of present and voting and the total membership of the house. हाँ, तो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट तो है ना, मैंने ओनली ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट तो नहीं लिखा यार, ये तो धोखा हो गया। यहां पे क्या लिखा है, ऑफ कैन बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट, बट ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट तो है ना। ओहो, ट्विस्ट था। एंड आई एम श्योर कि तुम में से बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट होना जरूरी है ना। यस, पार्लियामेंट सिर्फ डायरेक्टली रिमूव नहीं करता ना, ये बात भी ठीक है। अब पूरी लाइन नहीं लिखने का मतलब ये थोड़ा होता कि पहले वाली लाइन गलत है। दिस बिकम्स टाइफून क्वेश्चन, जो उड़ा के ले जाएगा, और बहुत ही मुश्किल होता है एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, इतना काम रहना कि यार ये क्वेश्चन आ भी जाएगा ना तो भी मेरे को ये ध्यान रहेगा। इसीलिए मैं तुम लोग को बोलता हूं कि 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करो। ये ना तुम्हारे करियर का सवाल है ये, और ये कोई छोटा मोटा करियर तो ऐसा भी नहीं है यार, तुम बनने वाले हो आईएएस ऑफिसर, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। ऊपर ऊपर से पढ़ के कुछ नहीं होने वाला इसमें, मेक श्योर दैट यू डोंट गो रॉन्ग ऑन दिस पार्ट। ऑलराइट, तो ये पता नहीं यहां से यहां कैसे आ गए, नेवर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये फिर खूंखार क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मींस विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, ऑर्डर, रिट or other process of a court. Civil contempt means publication of any matter or doing any act which lowers the authority of the part of the court. Which of the statements given above is correct? One only, two only, both one and two, and neither one nor two. तो टीम सेट लाई, यानी कि जो में से प्लस में पढ़ रहे हैं वो चिल्ला चिल्ला के आंसर दे रहे होंगे। हाँ सर, हमको मालूम है, चिल्ला चिल्ला के आंसर। नॉट करेक्ट पूछा। मैं फिर तुमको एक दरख्वास्त करता हूं, क्या करो सर, कि कृपा करके ये एग्जाम में जरूर लिख कर आना, मतलब ध्यान रखना कि वो करेक्ट पूछे कि नॉट करेक्ट, क्योंकि एक गलत क्वेश्चन तुम्हें सक्सेसफुल से एस्पिरेंट बना देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एक गलत कदम उठा जो उम्र जोश में तमाम उम्र मंजिलें रास्ता ढूंढती रह गई। सो प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट कि नॉट करेक्ट पूछा गया। ओके, और आंसर ऑफ कोर्स इज both one and two. So very nicely done। अगर तुमको ये समझ में आ गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही मेजर और बड़ा ही प्यारी सी गेम थी। गेम ये थी कि सिविल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन यहां थी और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन यहां थी। सो डेफिनेशन ठीक उल्टा दी गई थी। ओके, अब जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आ गया वो बेचारा बैठा रहेगा। सो द पॉइंट हियर इज दिस इज सिविल कंटेम्प्ट गोइंग अप एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट कमिंग डाउन। सो डेफिनेशन चेंज हो गई। अब जिसको नहीं आता वो बेचारा क्या करेगा? सो दैट इज अ ट्रेजेडी। सो मेक श्योर दैट ये दोनों ही करेक्ट थे, और इसको मैं उड़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डिस्क्वालिफिकेशंस, oh sorry, are qualifications for a person to be appointed as a judge of the Supreme Court of India? A, he should have been a judge of a high court or high courts in succession for 5 years. He should have been an advocate of a high court or high courts in succession for 7 years. He should be a distinguished jurist in the opinion of the President of India. 1 and 3 only, 2 only, 2 and 3 only, 3 only. बड़ी ही ऑनेस्टी से और बड़े ही मन से और बड़े ही सही सही दिल से मैं ये व्यक्त करना चाहता हूं अपने विचार कि क्या सोच के बहुत सारे लोग इस एग्जाम को देने चले जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। कैसे करते हो तुम लोग, मतलब हाउ डू यू मैनेज दिस? ओके, कैसे आंसर दोगे जिसको जिसने पढ़ाई ना हो और जो मेरे साथ ना पढ़ाओ? मतलब आई एम सॉरी टू से, मतलब अलाउ मी टू बी स्लाइटली एरोगेंट ऑन द स्पॉट, लेकिन ये कैसे करते हो तुम लोग? हाउ विल यू डू इट यार? वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, और इसमें करेक्ट आंसर ढूंढो और आंसर ढूंढने की कोशिश करो। वेरी नाइस। और जिनको स्ट्राइक करा होगा उनको जबरदस्त ऐसे चुभने लगता है, यू नो, यूर अंडरस्टैंडिंग। जैसे अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं, अगर मैं ऐसे ऐसे डेफिनेशन बनाऊं, ओके, और मैं ऐसे ऐसे कुछ लिखते चले जाऊं, तो सपोज मैं लिख दूं ब्यूटिफुल, ओके, और मैं लिखूं ब्यूटिफुल, ये क्या कर रहे हो सर? स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, है ना? नोटिसेबल हो जाता है ना, हाँ यार ए मिसिंग है, यूर अंडरस्टैंडिंग। तो जब तुम सब्जेक्ट को ढंग से करते हो ना, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुमको फटक से दिखाई नहीं लगता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
सो ये यार जैसे इसको इसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यार, स्पेलिंग गलत है बाबा, इसको रॉन्ग, इसको ठीक करो। वैसे ये चीजें इतनी एविडेंटली हो जानी चाहिए कि तुमको ये रॉन्ग है। तो आंसर ऑफ कोर्स इज ए, ओके, बिकॉज ये 7 years नहीं है, ये 10 years है। सिंपल सी बात था। हाउ गुड एंड बैड अबाउट दिस पार्ट। अगर तुम्हें आंसर आता है तो ये तुम आंसर दे दोगे। और ये याद रखना, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट केवल सुप्रीम कोर्ट में है, और ये लाइन मिस मत करना, इन द ओपिनियन of the President of India. So let's do the last question. Which of the following statement is or are correct about the Supreme Court of India? 1. Its original jurisdiction is confined to federal cases. 2. It defends the rights of citizens according to procedure established by law. 3. Its appellate jurisdiction is confined to constitutional cases only. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, या फिर 1, 2 and 3. Which of the following statements is or are correct about the Supreme Court of India? ये सर टफ क्वेश्चन है ना? ओके ओके ओके, तुम्हें रेड फ्लैग मिला, रेड फ्लैग, इसमें एक रेड फ्लैग है। ओके, तो करेक्ट आंसर पूछा गया है। ओके, रेड फ्लैग को आंसर दो और आंसर दो। तो जहां पर भी वो वर्ड्स आते हैं वहां पे अलार्म हो जाना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट टाइम अप। यस सर, तो ये तो हो गया करेक्ट है। ओके, बिकॉज आर्टिकल 131 में लिखा है सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, स्टेट स्टेट डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट स्टेट डिस्प्यूट। मैंने क्या बोला? सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, स्टेट स्टेट डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट स्टेट डिस्प्यूट। तो ये तो सारे फेडरल केसेस हो गए। ये हो गया आर्टिकल 131। इट डिफेंड्स द राइट्स ऑफ सिटीजन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड। अब बहुत सारे लोग चिल्लाने लग जाएंगे कि सर मनेका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। बेटा तुमने देखा नहीं, इसमें ट्विस्ट था। ये देखो, ये कोर्ट्स डाला हुआ है। आज भी मेरे आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखा नहीं हुआ। ओके, हम वो वर्ड ढूंढ रहे जो वर्ड लिखा हुआ है। तो हमारे यहां पे क्या लिखा है? दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो ये वर्ड आज भी वही है। ओके, वेरी नाइस। अब क्या है सर? ये इट्स अपलेट ज्यूरिसडिक्शन इज कन्फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूशन। यार इतना all types of cases, okay, civil, criminal, article 132, 133, 134, okay, ये सब सारे के सारे appellate जो है, it is the highest appellate court of India। तो ऑटोमेटिकली ये चॉइस गलत है, and that is how you go for this। so तुम अब मेरे ख्याल से मैं रिलेट कर पा रहा हूं तुम्हारे लिए कि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं तुम्हारे लिए। ओके, और सारी एक्सप्लेनेशन है, और ऐसे बहुत सारे हर एक एक्सप्लेनेशन, फिर ऐसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे क्वेश्चन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो द पॉइंट हियर इज कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए विच ऑल ऑफ यू कैन मेक यूटिलाइज ऑफ दिस पार्ट, एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो तुम समझ ही सकते हो कि इतनी मेहनत से जो ये क्वेश्चंस बनाए गए ये आपके फायदे के लिए। प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। Use my code SIDLIVE, SIDLIVE, join our courses and take advantage of this entire opportunity. We are helping you, or we are trying to help you in all ways possible. You are a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now. Don't waste your time. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind. If you like this video, please like, share, and subscribe.